सर्वप्रथम विवेकानंद योग अकादमी की तरफ से, संपूर्ण टीम की तरफ से और संपूर्ण विद्यार्थियों की तरफ से हमारे जगदीश बिष्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपने आप को समय दे करके इतनी बेहतरीन रैंकिंग के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके जेआरएफ में टॉप किया है। योग विषय में इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग हासिल करी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। विवेकानंद योग अकादमी आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता है। पृष्ठभूमि अगर आप बताएं, आपका परिचय किस तरह से रहा या फिर आपकी रुचि योग में किस तरह से जागृत हुई और कैसे आपने इस यात्रा को इतनी बेहतरीन तरीके से जिया जो आपका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है, कृपया इसके बारे में बताएं जगदीश जी। जी नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सिंह बिष्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। योग में मेरा आने का मेन जो मोटिव रहा है कि बचपन से एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा रुझान था, लेकिन उसके साथ ही घर में जो था कि साइंस का, उत्तराखंड और यूपी में आप देखते हैं कि साइंस का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। तो मैंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन की थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में की थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो कुछ समय खुद के साथ बिताया, तो लगा कि योग में भी कुछ किया जा सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है करियर। तो उसके बाद मैं हरिद्वार आया, जहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा किया कि आखिर योग में क्या होता है। उससे पहले जो योग था सिर्फ केवल हम जैसे सोचते थे कि फिजिकल एक्सरसाइज आसन तक ही सीमित है, लेकिन जब ग्रंथ वगैरह पढ़े थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, इससे जो अलावा भी योग में बहुत कुछ है। जो एक होल डायमेंशन की बात की गई है वो योग में बहुत ही परिपूर्णता से बताई गई है। तो उसी के बाद मैंने इसमें अपना मास्टर्स किया, तो लगा कि प्रोफेसर या नेट या रिसर्च की तरफ हो सकता है रुझान। तो उसी तैयारी के साथ मैंने ये नेट की तैयारी की और धीरे धीरे टाइम लगा। ये जो मेरा प्रयास था ये 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस कीजिए कि एक होता है कि आप लूप में फंस जाते हो, बार बार आपका नेट हो रहा है लेकिन फिर भी आपको जेआरएफ नहीं मिल रहा है, 2 नंबर 4 नंबर। तो उस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए मैंने धीरे धीरे योग में आगे किया और सब ईश्वर की कृपा से मेरे मेंटोर रहे जो, और मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली फ्रेंड्स, और उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो था वो केमिस्ट्री से था, मैथ से था, और उसके बाद आपने जो योग में रुचि जागृत की या रुचि दिखाई, जो रुझान आपका यूजीसी नेट की तरफ आया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसा कि आपने बताया कि ये आपका 5वां प्रयास था, जिस प्रयास में आपका जेआरएफ ऑल इंडिया रैंकिंग 1 के साथ निकला। और आपने यह भी कहा कि नेट का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें भी आपने निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त किए, जो कि आपका बैकग्राउंड योग का नहीं था। तो 4 प्रयास जो इससे पहले दिए, उससे आपने क्या सीखा और उससे आपने ऐसे कौन कौन से लूप होल्स जो क्रिएट हुए उस दौरान, क्या आपने उनको फुलफिल किया जिससे आपको इस प्रयास में, 5वें प्रयास में, इतनी बेहतरीन रैंकिंग प्राप्त हुई यूजीसी नेट में? कृपया उससे साझा करें। जी, जैसे कि हम जब पहला प्रयास होता है तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि पढ़ के नहीं जाते या उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक्स और ईश्वर की कृपा से नेट कहीं न कहीं हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो एक विद्यार्थी की एक एस्पिरेंट्स की जो मोटिवेशन लेवल होता है डाउन हो जाता है, या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नेट हो गया फर्स्ट टाइम में तो शायद जेआरएफ हो जाएगा। तो हम लाइटली लेने लग जाते हैं चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी आ जाती है कि बच्चे, देखा होगा कि प्रॉपर या तो गाइडेंस नहीं लेते, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, ऐसे फंडामेंटल चीजों को हम भूल जाते हैं, नोट्स पे ही आ जाते। हट प्रदीपिका घेरना सहता है जो मैंने भी फर्स्ट जब अटेम्प्ट किया था, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक मैंने प्रॉपर नोट्स पे बेस था कि नोट्स बनाए, वहीं से किया, लेकिन जो फंडामेंटल है उसको भूल गया। और जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो है एक, आप प्रोफेसर लेवल पे जा रहे हो तो आपको जो आपकी फंडामेंटल किताबें हैं उनके बारे में तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको सूत्र का नंबर याद हो, कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अवधारणा क्या है। तो यही लूप होल्स रहे थे कि मेरे, कि एक तो मैंने आपके पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से, और कहीं न कहीं योग में जो विद्यार्थी करते हैं कि जो नेट तक सीमित रह जाते हैं कि फर्स्ट पेपर को बहुत ही लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन 85 हो जाएंगे और फर्स्ट पेपर में तो हमारे 25-30 हो जाएंगे। उसकी वजह से कहीं न कहीं जेआरएफ मेरा रह जाता था बार बार। तो इस बार मैंने अपने फर्स्ट पेपर को भी उतना ही टाइम दिया जितना सेकंड पेपर के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, तन्मय मनः
शिव संकल्प मस्तु। तो जो आपके लगातार 4 से 5 प्रयास रहे, निश्चित रूप से आप बहुत संकल्पवान हैं, बहुत धैर्यवान हैं, और अपनी गलतियों से आपने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, सुधार किया, जिसकी वजह से आप टॉपर बने हैं। ये बहुत बहुत आपके लिए बधाई की बात है, बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। अब आपने एक पॉइंट यहाँ पर कहा कि गाइडेंस का आपने एक जिक्र किया कि गाइडेंस विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि आपने सेल्फ स्टडी करी, स्वयं अध्ययन करके आपने रैंकिंग हासिल करी, ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी सही समय पर उचित गाइडेंस ले ले, मार्गदर्शन प्राप्त कर ले किसी एकेडमी के द्वारा या स्वयं अध्ययन के द्वारा, सेल्फ इवेल्युएशन के द्वारा, स्व मूल्यांकन के द्वारा, अपनी गलतियों के द्वारा, तो कितनी ज्यादा बेहतरीन उसकी तैयारी हो सकती है? कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। जी, एक कंपटीशन लेवल के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो आप सेल्फ गाइडेंस हो सकती है कि आप पीवाईक्यू लगाओ और आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं और जो आप पढ़ रहे हो, क्या उसके आपके नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कौन से कॉन्सेप्ट आपके कंफ्यूजन में है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपके पीएचडी स्कॉलर है तो आप कोई यूनिवर्सिटी में है, टीचर्स है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो नहीं तो आपके फ्रेंड्स, आप आपस में डिस्कशन करके या कोई एकेडमी से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है और इसमें जो भी आपकी एकेडमी हो या आपके टीचर्स हो या आपके मेंटर हो, केवल आपको गाइड कर सकते हैं। आपको रास्ते पे खुद चलना पड़ेगा। चाहे आप सेल्फ कीजिए या किसी एकेडमी से जुड़िए या कोई टीचर्स या आपका मेंटर हो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गाइडेंस ले, या तो सेल्फ कीजिए या गाइडेंस लीजिए, तो बहुत ही अच्छा है दोनों चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एकेडमी का भी रोल रहता है और सेल्फ स्टडी के द्वारा भी आपको गाइडेंस मिलता है। एक बड़ा उभरता हुआ प्रश्न है, जो विद्यार्थी इसमें बड़ा रुचि रखते हैं, और जितना मैंने भी पहले कई टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं तो उन्होंने भी अपनी रणनीति शेयर करी है नोट मेकिंग की। तो आप चूंकि 4 से 5 बार आपने इसमें प्रयास दिया है और निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त हुए हैं, तो नोट्स मेकिंग में ऐसी क्या नई रणनीति रही आपकी, है ना, जो अन्य विद्यार्थियों से आपको इतना ज्यादा बेहतर लेकर के गई? क्या ऐसी नई रणनीति थी? देखिए, नोट मेकिंग का ये था कि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं नोट्स बनाता, तो सारी नोट्स में ये होता कि जो हट प्रदीप का अगर एग्जांपल ले तो जो हट प्रदीपिका के 4 उपदेश है तो उनको पूरा कॉपी में छाप देना। तो लेकिन इससे क्या होता था, जब रिवीजन की बारी आती तो उतना ही ज्यादा टाइम लगता था, तो समझ में नहीं आता था किताब से पढ़ो या बुक से। फिर जो नोट मेकिंग है, आप एक लेक्चरार बन रहे हो तो आपके नोट्स भी उस तरीके के होने चाहिए, और यूजीसी चाहता है कि आप वैसे ही प्रिपरेशन करो। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हट प्रदीपिका का आपने पहला उपदेश पढ़ा, आप वहां पर यही शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखो जो आपको रिकॉल करनी है। जैसे पहले ही वहां पर चर्चा की गई कि पहला श्लोक है कि आदिनाथ के द्वारा हठ योग बताया गया, तो केवल एक हेडिंग लिख लीजिए कि आदिनाथ जी से। फिर आपका बताया गया कि नाथ संप्रदाय है, फिर मठ और कमठ की अवधारणा दी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप बुलेट पॉइंट लिख सकते हो। पूरा आपको श्लोक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपको श्लोक की नेसेसिटी होगी तो आप बुक को प्रीफर करोगे। तो इस तरीके के नोट्स बनाए मैंने, ताकि एक माइंड में एक मैप बन जाए कि हाँ, इस टॉपिक के बाद ये अगला टॉपिक आता है। और यूजीसी में कुछ सर्टेन टॉपिक ऐसे आते हैं जो आपको एक सीक्वेंस वाइज ही पूछे जाते हैं। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स को बहुत ही बुलेट पॉइंट में बना दिया कि अगर मैं रिवीजन करूं तो 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरी एक ग्रंथ हो जाए, जिससे और भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो जल्दी से कवर अप होने के लिए बेहतर टाइम मिल सके। निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने कही हैं, और हमारे एकेडमी के सारे शिक्षक भी यही विद्यार्थियों को बताते हैं। और जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको भी मैं यही बता दूं कि नोट्स, जो कि मैं अपने क्लासेस में भी रेगुलरली बोलता हूं, कि जितने शॉर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि स्टडी मटेरियल तो आपको बुक्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से तो प्राप्त हो ही जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं पहले प्रयासों में पूरा कॉपी कर लेता था, तो उससे इनको उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब इन्होंने महसूस किया कि उसको और शॉर्ट करना है, बुलेट पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल करना है, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है, ताकि जो आप नोट्स बनाएं उसको देख करके सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे कि कितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल, चूंकि आप लास्ट में रिवीजन भी करते हैं तो समय उसके लिए बहुत अल्प होता है। तो अल्प नोट्स की वजह से ही आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, जैसा कि जगदीश जी को प्राप्त हुई है। बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं। एक पॉइंट और इसमें मुझे जरा बताइए, जो है मॉक टेस्ट का या क्विज का, है ना,
तो इसका कितना ज्यादा रोल रहा, और क्या आपने इन अपने 4 से 5 प्रयासों में इनका इस्तेमाल किया, और अगर इस्तेमाल किया तो आपने क्या क्या नई बातें हर एक प्रयास के दौरान आपने सीखी जो आपने 4 से 5 प्रयास किए क्विज और मॉक टेस्ट का? जी, मेरे जो पहले 3 अटेम्प्ट्स रहे हैं वो बिल्कुल कि मैं उस समय अपने मास्टर कर रहा था और नेट होते जा रहा था, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि हो ही जाएगा। तो उस समय मैंने जो पीवाईक्यू वगैरह होते हैं मॉक टेस्ट बहुत ही कम दिए थे, लिमिटेड मान के चलिए कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले दे दिए या 2 दिन 3 दिन पहले। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट आपका पूरा एक, जब आप 3 घंटे एग्जाम करो तो पूरा उसकी एक प्रिपरेशन है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, टाइम लिमिटेशन क्या है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं है तो आपको पैनिक नहीं होना है, या आपको कैसे दूसरे क्वेश्चन को छोड़ना है। मेन इंपॉर्टेंट ये होती है कि एनटीए में अगर आप देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, और वही बच्चा वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा जो ये भी समझ सके कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, पढ़ते ही नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन पे स्विच कैसा होना है। उसके लिए नेसेसिटी है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे अलग अलग, आप अगर आपको मिल रहे हैं, प्रोवाइड है कोई कोचिंग से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अपने मेंटोर से पूछिए। और भी योग की 3-4 ग्रंथ आदि जैसे चिंतारण वेताल की बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें बहुत अच्छे एमसीक्यू है। तो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे जो आपके, मेरा चौथा और 5वां जो अटेम्प्ट रहा जिसमें जेआरएफ हुआ, तो चौथे अटेम्प्ट से मैंने पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। आपकी अगर 100% मान के चले कि प्रिपरेशन में 40% से 50% आपका पूरा रोल पीवाईक्यू का रहता है, क्योंकि जब 3 घंटे आप एग्जाम दे रहे हो उसमें पूरा ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या सीखी। और एक आप जैसे थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी के बाद क्या है कि आप पढ़ रहे हो आपके माइंड में है, लेकिन उस नॉलेज को आप यूज कैसे कर रहे हो, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ओरिएंटेशन है वो आपकी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट से ही आएगी, टाइम लिमिटेशन उसी से ही आएगा। निरंतरता कैसे मेंटेन करें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें स्टडी को लेकर के, आपने जी, कैसे करी? निरंतरता के लिए सबसे पहले तो कितने बच्चे होते हैं कि उनका खुद का सपना होता नहीं है कि मुझे नेट निकालना है, जेआरएफ करना है। वो तो या तो अपने दोस्त या आपके परिवार या कोई भी चीज हो सकता है, मित्र के लिए, या उनको वो साथ में तैयारी कर रहा है तो वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपका सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि उद्देश्य आखिर किसके लिए है, क्यों है। जब आपका उद्देश्य एक क्लियरिटी होगी उसमें, उसके बाद ये निरंतरता, डेडिकेशन, ये चीजें बाद में ही आएंगी। अगर आपका यही क्लियर नहीं है कि आपको निकालना है या आप अपने फैमिली के लिए निकाल रहे हो या आपके दोस्त कर रहा है तो मैं भी तैयारी कर लूं, तो ऐसे नहीं निरंतरता की कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सार्थकता होगी। तो उसके लिए पहले आपका वाई क्लियर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। क्योंकि निरंतरता किसी की नहीं बनती है, कभी होता है कि आप 10 घंटे पढ़ने लग जाते हो, कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि 1 घंटा। तो आप कैसे उसको, उस 10 घंटे को और 1 घंटे को कैसे मेंटेन करते हो हर दिन। कभी आप सोचते हो कि बच्चा सोचता है कि सुबह 4 बजे पढ़ के ही अच्छा होता है, लेकिन कभी होता है कि 8 बजे उठ रहा है, तो उस दिन माइंड का मोटिवेशन लो हो जाता है। तो निरंतरता तभी आएगी जब आपका वाई क्लियर होगा, उसके बाद ये चीजें अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारी बिल्कुल। आपको चीजों को देखने की आवश्यकता है नहीं, यही मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा मुझे लगता है। तात्पर्य यह है कि अगर इंटरेस्ट है, वाई क्लियर है, क्यों क्लियर है, तो रुचि जागृत होगी कि हमें वो चीज करना ही करना है, तो उसके लिए डेडिकेशन, समर्पण, निरंतरता ये अपने आप आ जाएंगी, एक तरीके से स्व जागृत हो जाएंगी। इन द लास्ट, आप क्या हमारे विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बीएससी योग से नहीं किसी अन्य विषय से, और ये अपने आप में बहुत डाइवर्सिटी है आपके अंदर, इस ये आपको दर्शाती है कि आप कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, कि दूसरे बैकग्राउंड से होकर के भी आपने इस बैकग्राउंड में आया, और जो लगातार इस बैकग्राउंड में हैं उनको भी आपने बीट किया और ऑल इंडिया रैंकिंग 1 हासिल करी है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो योग में आना चाहते हैं, है ना, उनके लिए, और जो योग में ऑलरेडी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो योग में ऑलरेडी है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की तैयारी, तो मेरा यही इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे पहले अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानिए। फर्स्ट पेपर को छोड़ के मत जाइए, फर्स्ट पेपर आपका गेम चेंजर होगा, जेआरएफ आप तक लेके जाएगा।
क्योंकि सेकंड पेपर इतना ज्यादा टफ होते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है कि वहां पर आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इस बार षट दर्शन से ही क्वेश्चन सूत्र वाले आप पूछे थे, जो अभी तक के अटेम्प्ट्स में नहीं आए हैं। तो ये सिलेबस वाइडली चेंज हो रहा है। तो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, अपने फर्स्ट पेपर को मॉक टेस्ट लगाइए डेली बेस पे या वीकली बेस पे। और कुछ सर्टेन टॉपिक है जो आपका फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो कहीं ना कहीं वेरी करता है आपका सेकंड पेपर क्या होगा। जैसे हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, हायर एजुकेशन। तो इन चीजों को आप कवर कीजिए तो धीरे धीरे आपका एक बेस बनेगा कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। और धीरे धीरे एक दो प्रयास होते हैं कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है, आपको करना है, तो सफलता आपको मिलेगी। अपना डेडिकेशन रखिए, धीरे धीरे मॉक टेस्ट पीवाईक्यू दीजिए, तो हो सकता है कि आपका जो आने वाला जून का अटेम्प्ट है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। और जो आपने दूसरी क्वेश्चन पूछा है कि जो योग में आना चाहते हैं या कोई दूसरे फील्ड से है, तो ट्राई कीजिए कि आप एकदम से योग में स्विच नहीं हो सकते हैं, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे अवेलेबल है उनको कीजिए, ताकि आपको एक पता चलेगा कि योग का पर्सपेक्टिव क्या है। या डिप्लोमा कीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे योग में आए, योग के ग्रंथों को पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि यहाँ पर भी कुछ करियर स्कोप है। और जो योग है एक जैसा कि सर्वांगीण विकास के लिए बताया गया है महर्षि पतंजलि इत्यादि में जितने भी ग्रंथ है। तो आइए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वैश्विक शांति के लिए इत्यादि की आपकी भावनाएं जागृत होगी। तो एक बार सबको योग की तरफ आना चाहिए, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो। तो मेरा यही सुझाव रहेगा। एक प्रश्न और, जैसा कि मुझे पता चला कि आपका 100 परसेंटाइल है, तो जरा मार्क्स भी आप क्लियर कर दीजिए कि फर्स्ट पेपर में आपके कितने मार्क्स हैं, सेकंड पेपर में आपके कितने मार्क्स हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, जैसा कि आपने बताया भी था कि फर्स्ट पेपर जेआरएफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या रणनीति रही जिसकी वजह से आपके मार्क्स वो प्राप्त हुए, जो मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, मेरा जो फर्स्ट पेपर था, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स वगैरह, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह ठीक था। तो इस वजह से मेरे कहीं ना कहीं हमेशा 25-30 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार जो मेरे मार्क्स रहे, 33 क्वेश्चन ठीक रहे हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में 82 रहे हैं। तो ओवरऑल 230 नंबर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि टॉपर की क्या फीलिंग होती है, ये आप क्या अनुभव कर रहे हैं, ये आपके चेहरे की प्रसन्नता निश्चित रूप से बता रही है। इसको मैं भी महसूस कर चुका हूँ, हमारे विवेकानंद योग अकेडमी के बहुत सारे बच्चे भी महसूस कर चुके हैं। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए यही सीख है कि कैसे आपको क्या चीज़ें करना है, वो यहाँ से इन्होंने बताई हैं, जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। उनको आप रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं संपूर्ण विवेकानंद योग अकेडमी आपको देती है। इसके लिए आपने समय दिया, हमारे विद्यार्थियों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। निश्चित रूप से आप के जो बताए गए पॉइंट है वो विद्यार्थी यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए संपूर्ण विवेकानंद योग अकादमी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे एक मंच दिया जहां पर मैं अपनी बातें रख सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। जी, धन्यवाद।